नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ विषय के अंतर्गत योग दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को समझेंगे। सबसे पहले जो सामान्य सी बात है कि योग क्या है, योग दर्शन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का कार्य करता है, हमको जो विकारों से दूर रखता है और हमारे अंदर से आत्मा को शुद्ध करता है, वह योग है जिसके माध्यम से हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आप यूँ कहिए कि जो शारीरिक जो बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, मानसिक बीमारियां जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उन बीमारियों से निजात पाना योग है। वर्तमान समय में योग के महत्व को हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि जो वर्तमान में कोरोना का समय चल रहा है, वहां पर उनके उपचार के साथ साथ उनको योग भी कराया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग कितना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमारे पूरे मतलब देश में वर्ष में एक बार योग दिवस भी मनाया जाता है और शीघ्र ही योग दिवस आने भी वाला है। तो आप योग को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इस योग के महत्व को समझते हुए हमको ये समझना होगा कि विद्यालय में और शिक्षा के अंतर्गत हमको योग की भूमिका को और अच्छे से लाना होगा। प्रारंभ से ही बच्चों को योग के महत्व को समझाना होगा और योग के माध्यम से एक अच्छी आदत का निर्माण करना होगा। आइए हम योग के जो विशेषता है और जो इसके पाठ्यक्रम है और जो भी इसका अपने शिक्षण विधि है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले योग के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे योग शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। सबसे पहले उद्देश्य, योग का जो पहला उद्देश्य है वह है व्यक्तिक शिक्षा का विकास। योग के माध्यम से जो व्यक्तिक शिक्षा होती है, जो व्यक्ति की शिक्षा होती है, योग के संदर्भ में वो शिक्षा का विकास करना, उसको वो नॉलेज प्रदान करना कि वो योग के महत्व को समझ सके। दूसरा है शारीरिक विकास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के योगों को करने के माध्यम से हम हमारे अंदर जो शारीरिक विकास है, शरीर का विकास है, उसको आसानी से करा जाता है और शारीरिक विकास से जो बीमारियां आ रही है उन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं और हमारे शरीर को स्वच्छ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तीसरा है मानसिक विकास। योग के माध्यम से मन को शुद्ध किया जाता है, मन के विकार को शुद्ध किया जाता है, मन के तनाव को दूर किया जाता है। जब योग किया जाता है तो मन से जो भी विकार और तनाव उत्पन्न होते हैं उनको आसानी से और सुदृढ़ रूप से दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो योग का दो महत्वपूर्ण काम यही है कि शारीरिक और मानसिक विकास किया जाना चाहिए। तीसरा है बौद्धिक विकास। बौद्धिक यानी कि बुद्धि, अपनी ज्ञान का विकास करना, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना योग के माध्यम से संभव हो पाता है। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, जो हमारे आध्यात्मिक विकास है, जो हमारे आध्यात्मिक जो भी पहलू उसका विकास किया जाता है कि हम कितना ही मतलब आगे बढ़ जाए, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारे जो प्राचीन समय में जो चलती आ रही है उसका विकास करना, कि प्राचीन समय में इस योग को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला है मोक्ष प्राप्ति। योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम हमारे शरीर, मन और बुद्धि रूप से स्वस्थ और विकारों से दूर हो और किसी तरह का हमारे अंदर कोई वैराग्य नहीं हो, तो वो सब मोक्ष इस योग के माध्यम से संभव हो पाता है और हमारे जो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। अगला है सांसारिक दुख से निवृत्ति। योग करने के माध्यम से जो सांसारिक दुख होते हैं, जो सांसारिक दुख, कुछ भी जो शारीरिक मानसिक जो दुख उत्पन्न होते हैं उनसे निजात पाया जाता है, उनको दूर किया जा सकता है। तो योग से हम शारीरिक दुख से निवृत्ति प्राप्त करते हैं। अगला है आत्मसंतोष। योग के माध्यम से हमारे आत्म को संतोष मिलता है, यानी कि आप जितना योग करोगे मन से आप स्वस्थ बनोगे और आपकी आत्मा शांत और संतोष प्राप्त करेगी। अंदर से उल्लास और एक नया जो नई जो अपने उत्साहवर्धक जो बात है वो अपने अंदर से भीतर से बाहर आएगी, तो हमारी आत्म संतोष हमको प्राप्त होता है। और अगला है अनुशासन की भावना। योग के माध्यम से जो अनुशासन है उस अनुशासन की भावना आती है। जैसे कि आप योग करने के लिए सुबह उठते हो, सुबह योग करते हो, तो जैसे आप योग करोगे तो आपको दिन की जो दिनचर्या है वो दिनचर्या सहज ही बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं अनुशासन की भावना का निर्माण होता है। तो ये है योग दर्शन शिक्षा के उद्देश्य। अब हम जानते हैं इसकी जो पाठ्यक्रम है। अब योग का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सबसे पहला है आयुर्वेदिक आधारित जो पाठ्यक्रम है उसमें भौतिक शरीर की रचना संबंधी बातों का समावेश किया गया है।
दूसरा है व्याकरण आधारित, जिसमें भाषा ज्ञान से संबंधित बातों का समावेश किया गया कि व्याकरण में भाषा किस तरह से। तीसरा योग आधारित, जो हमारी आत्मा की जो शुद्धि है, जो आत्मा की जो हमारी शांति है, उस बात के अंदर योग आधारित पाठ्यक्रम में किया गया है कि अब योग के माध्यम से आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये ही योग का पाठ्यक्रम। अब हम आगे जानते हैं शिक्षण विधि कि योग की जो शिक्षण विधि है वो शिक्षण विधि क्या है। सबसे पहले जो शिक्षण विधि है वो प्रत्यक्ष विधि, यानी कि योग को हम प्रत्यक्ष रूप से बालकों के साथ, या जो योग गुरु प्रत्यक्ष रूप से अपने योग के ज्ञान से दूसरों को अवगत करा सकता है। तो विद्यालय के अंतर्गत हम एक समय निर्धारित करके प्रत्यक्ष रूप से योग बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है अनुमान विधि, यानी अनुमान के आधार पर हम एक इस मेथड का यूज करके योग को अच्छे से सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। अनुसंधान, योग एक शोध विधि है, यानी योग के अंतर्गत कौन से हम अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा वो तरीका जिससे हम एक अच्छे योग के माध्यम से हमारे शरीर को एक तंदुरुस्त बना सकते हैं। उसके लिए एक अनुसंधान का माध्यम ले सकते हैं जिससे हम एक नवीनता ला सकते हैं। प्रश्नोत्तर, योग में प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम में हम समय समय पर योग से संबंधित बालकों से प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। व्याख्यान तथा पुस्तक विधि, योग के अंतर्गत व्याख्यान और पुस्तक विधि का महत्व, क्योंकि योग में अगर व्याख्यान नहीं होगा तो योग संभव नहीं है, क्योंकि योग करने वाले को अपना व्याख्यान के माध्यम से उसके बारे में बताना होगा, और पुस्तक के माध्यम से योग से संबंधित जो भी नियम है, जो भी उसके लाभ है, उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। साथ ही साथ योग कैसे किया जाना चाहिए, उसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब पुस्तक विधि के माध्यम से संभव हो पाता है। अगला है अनुकरण। योग के अनुकरण विधि के माध्यम से भी संभव है कि जब तक योग को अनुकरण नहीं करेंगे तब तक योग संभव नहीं है। अगला है स्व अनुभव। योग को स्व अनुभव यानी कि स्वयं के अनुभव से ही संभव किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप अपने अनुभवों को साझा नहीं करोगे आप योग को सही से नहीं कर सकते, इसलिए स्व अनुभव का ध्यान दिया जाता है। साथ ही संवाद, योग के अंतर्गत संवाद का ध्यान दिया जाता है। और श्रवण मनन विधि, यानी कि योग को श्रवण यानी सुनने से और मन के माध्यम से संभव बनाया जाता है। तो योग है योग की शिक्षण विधियां जिससे योग को बेहतर रूप से संपादित किया जा सकता है। तो यह है योग दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि योग के क्या उद्देश्य है, इसकी क्या शिक्षण विधि है और क्या इसके पाठ्यक्रम है। अब इसको समझते हुए हमको एक बात को और समझना होगा कि योग को हमारे जीवन में किस तरह से उतारना है, इस बात को समझना होगा। हम स्वयं अपने परिवार और अपने आसपास जहाँ योग का माहौल बना सके, योग की भूमिका बता सके, तो जो ये बीमारी हमारे सामने चल रही है कोरोना वाली, तो इससे हम काफी दूर रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त होगा तो हम काफी हद तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम योग के माध्यम से इस बीमारी से लड़े। तो यही बात सामने आती है कि कोरोना काल में जो हम सावधानियां बरत रहे हैं उस सावधानियों के साथ साथ, जैसा कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के ही जा रहे हो और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, हाथों से को बार बार साबुन से धो रहे हो, हाथ सैनिटाइज कर रहे हो, तो इसके साथ साथ इस योग को भी भूमिका को समझना होगा, योग के महत्व को समझना होगा। अगर हम समय पर योग करेंगे, दिन में कम सुबह शाम योग के प्राणायाम करेंगे, अपने परिवार वालों को और आसपास में जागरूकता फैलाएंगे, तो ये काफी हद तक संभव है कि ये जो बीमारी है हमारे से काफी दूर रहेगी। और हमको शिक्षक होने के साथ साथ इसमें जागरूकता भी फैलानी है, ताकि बहुत जल्दी हम हमारे इस देश को इस बीमारी से निजात दिला सके। तो यही योग और इस योग के महत्व को हमको बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू। आपका गृह कार्य है योग दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि को समझाइए। आज की कक्षा में हमने योग दर्शन को जाना, उसके क्या उद्देश्य है, उसमें किस तरह का पाठ्यक्रम समावेश किया गया है और इस योग दर्शन शिक्षण कि कौन कौन सी विधियां है, इसको हमने समझा। तो इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।